हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हिंदी की पूरी पेडागोजी मिलेगी। ये सारे कहते हैं हैंड रिटन नोट्स हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब इसमें है कि जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो हैं वो अन्य उद्देश्य की तरह जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे जो हम अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें जो उद्देश्य होते हैं वो सारे क्लियरिटी होती है उसमें, लेकिन जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। इसलिए केवल हम ये बोल दें कि हमने इस विषय वस्तु का ज्ञान दे दिया, ये टॉपिक पढ़ा दिया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो भाषा पढ़ाने के लिए तो आप इसको कोई भी लैंग्वेज से रिलेशन करके देख सकते हैं, रिलेट करके, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो। तो इसमें होता है जो भी हम भाषा के जो तत्व होते हैं वो होते हैं साध्य हैं, और विषय वस्तु होती है साधन। मान लो कि मैं एक कहानी के माध्यम से आपको क्या कहते हैं भाषा के बारे में कुछ बता रही हूँ, कुछ व्याकरण समझा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो जो कहानी होगी, वो जो पत्र होगा, वो जो निबंध होगा, ये सारी चीज़ें होंगी साधन। और जो मैं आपको उसमें से मेन चीज़ आपको सिखाना चाहती हूँ वो होगा भाषाई तत्व, जिसे हम साध्य कहेंगे। तो साधन और साध्य को आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो भाषा का जो मूल रूप है, पूछ लेते हैं कि मूल रूप कौन सा होता है। मूल रूप होता है मौखिक, और प्रतिरूप या स्थायी रूप होता है लिखित। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें लिखना नहीं आता लेकिन उन्हें बोलना आता है, अपनी फीलिंग्स को बताना आता है, तो वो मौखिक होता है। और स्थायी होता है लिखित, क्योंकि अगर हमें भविष्य में देखना हो तो लिखित ही मिलेगा। अब मूल भाषा क्या होती है? मूल भाषा होती है जो भाषा परिवार की, जो भी भाषा का परिवार होता है जो उसको जन्म देती है उसको हम कहते हैं। जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया में ये हिंदी भाषा ज़्यादातर पॉपुलर, या हिंदी से मिलती जुलती जितनी भी भाषाएं हैं थोड़े थोड़े डिफरेंस में आ जाती हैं। तो वो उन सब का जो ओरिजिन हुआ है वो वैदिक संस्कृत की वजह से हुआ है। या जैसे हम यूरोप में कह सकते हैं, यूरोप में किसके क्या कहते हैं जो भाषा होती है उनकी ग्रीक और लैटिन की मदद से होता है, तो वो होती है हमारी मूल भाषा। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब है जो उस राज्य के सरकारी कामों को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो राजभाषा होती है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हम क्या कहते हैं हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश का भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे आंध्र प्रदेश है वहाँ पर हम तेलुगु का यूज़ कर रहे हैं, तमिलनाडु में हम तमिल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस राज्य की राजभाषा है। अब सांस्कृतिक भाषा क्या है? सांस्कृतिक भाषा होती है जो उस संस्कृति की पहचान होती है, जो बहुत प्राचीन होती है, ठीक है, जो हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे जो आचार विचार के ज्ञान का भंडार, ये सब जो होती है बहुत प्राचीन भाषा वो होती है सांस्कृतिक भाषा। जैसे संस्कृत है, तेलुगु है, ये सारे क्या है? सांस्कृतिक भाषाएं। अब है राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसके अंदर उस राष्ट्र का शासन चलता है, अधिकतर काम उसी भाषा में होते हैं। जैसे कि मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भाषा में मेनली काम करेगी तो वो होती है हमारी राष्ट्र की भाषा। तो जो हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर जो है वो आसीन है, लेकिन उसको अभी तक क्या है वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। अब आ जाता है इसके अंदर हिंदी के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। हिंदी के जो उद्देश्य हैं वो 4 होते हैं। एक होता है कौशलात्मक यानी स्किल का डेवलपमेंट करना, एक होता है ज्ञानात्मक, ठीक है, और फिर एक है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, सृजनात्मक और सराहनात्मक। तो कौशलात्मक उद्देश्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं स्किल्स को सिखाने के रिलेटेड। एक होते हैं ग्रहणात्मक, मतलब जिसे हम ग्रहण करते हैं, या तो हम सुनकर, अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप सुनकर आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, इस चीज़ों को समझ रहे हैं। या पढ़कर आप कोई भी चीज़ रीडिंग करते हैं और उस रीडिंग से आप समझ जाते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो होती है हमारी पठन। और दूसरे होते हैं हमारे अभिव्यक्त्यात्मक क्या होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, अपना बोलकर हम अपनी बातों को बता सकते हैं, हम लिखकर अपनी बातों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो अब ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक मतलब साध्य और साधन। साधन क्या था कि जैसे मैंने एक स्टोरी ली और उस स्टोरी के माध्यम से मैं क्या सिखा रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ कि नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। अब है अभिवृत्त्यात्मक
उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक में होगी कि उनकी जो है रुचि डेवलप करना उस चीज़ में, ठीक है, उनका रुचि है, अभिरुचि, उसके अंदर रुचि, अभिरुचि मतलब एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे कि आपने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो वो क्या था, आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये इंसान टीचर बनने के लायक है या नहीं है, ठीक है, उसकी उस क्षेत्र में योग्यता के कुछ अनुमान लगा लिए जाते हैं, तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होते हैं जो रुचि और अभिरुचि दोनों का विकास करते हैं हिंदी में। अब इसमें आ जाता है हमारे सृजनात्मक उद्देश्य कि इसके अंदर इतने काबिल होना कि आप रचना कर सको, कोई लेटर लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिख सकते हो, आप उसकी संरचना, उसको सृजनात्मकता उसमें ला सकते हो। सराहनात्मक मतलब कि आप हिंदी की सराहना कर सकते हो, आप हिंदी में बात करो, ठीक है, आप उसके बताओ कि उसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू एजुकेशन, ये सारे इसमें आएंगी। तो अब इसके अंदर आता है अब न्यूनतम अधिगम स्तर की 9 दक्षताएं कौन सी होती है। न्यूनतम अधिगम स्तर मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो इसके अंदर है दक्षताएं मतलब कि एफिशिएंसी। तो इसमें हिंदी में 9 दक्षताएं होती हैं, ठीक है। अब इसमें कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए ये है इसमें है सुनना, बोलना कि सुन सकें अच्छे से, बोल सकें और पढ़ सकें, लिख सकें, अपने विचारों का बोधन कर सकें, ठीक है, और अपना जो व्यवहारिक ग्रामर है उनका सही उच्चारण कर सकें। व्यवहार ऐसे नहीं कि लड़की है और बोल रही है मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा ना बोले, ठीक है, उनको व्याकरण का ज्ञान हो जाए, वो अपना स्वयं का अधिगम कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ लर्निंग हो सकती है, भाषा का प्रयोग अच्छे से कर रहे हैं, उनके पास शब्दों का भंडार है, क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए वो कैब होनी चाहिए, तो उनके पास शब्दों का भंडार होता है। अब आ जाता है हमारा श्रवण शिक्षण की विधियाँ, कि जो श्रवण शिक्षण की विधियाँ कौन सी। अब हम इसके अंदर देखो एक एक पढ़ रहे हैं। कौशलात्मक शिक्षण में अब हम इन चारों का ग्रहणात्मक और अभिव्यक्ति जो है इनके चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आ जाता है हमारा ये श्रवण शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, कैसे हम श्रवण शिक्षण को इम्प्रूव कर सकते हैं उद्देश्य को। तो इसमें पहले आ जाता है हमारा सस्वर वाचन। सस्वर वाचन होता है कि इसमें टीचर जो होता है, टीचर आदर्श वाचन करता है और सभी बच्चे उनको अनुकरण करते हैं। टीचर पढ़ेगा, टीचर के पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे। तो कम से कम 2nd क्लास तक तो यही होता है कि टीचर रीडिंग करता है और बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, पीछे पीछे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ा है। तो वो होता है हमारा सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यानी श्रवण से रिलेटेड है। अगर बच्चे टीचर को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो वो चीज़ों का गलत उच्चारण करेंगे। तो ये क्या है, श्रवण शिक्षण हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सस्वर वाचन से। अब आ जाता है प्रश्नोत्तर से। प्रश्नोत्तर की विधि से कर सकते हैं, हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न बच्चा ध्यान से सुनेगा तभी सही उत्तर दे पाएगा। कहानी कहकर या सुनना, ठीक है, कहानी कहना या सुनने से हो सकता है, भाषण से हो सकता है। कि आप ये देखो कोई भी इंसान खड़े होकर भाषण दे रहा है, वाद विवाद कर रहा है, तो सामने वाला उसे सुनेगा भी, तो उससे क्या होगा, उसका श्रवण कौशल जो है, जो उसकी लिसनिंग स्किल जो है, कौशल का मतलब स्किल, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। श्रव्य उपकरण, ये किसी भी भाषा से रिलेशन आप कर सकते हो, चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में भी ये होगा कि जब भी कहते हैं इंग्लिश भी अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आप अपने लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करो, जब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बोलते हैं ना। अब इसके अंदर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो और बाकी चीज़ों को। सूत्रलेख से भी, सूत्रलेख मतलब डिक्टेशन, टीचर सूत्रलेख ले रही है, बच्चे ने अच्छे ध्यान से सुनेगा तभी सही लिखेगा। अब आदेश और निर्देश से भी, आदेश और निर्देश देखो 2 वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होती है। आदेश होता है जब बिगिनिंग में बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि मैं अभी एक चैप्टर शुरू कर रही हूँ या मैं कुछ शुरू करने जा रही हूँ और मैं सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूँ, ये मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी, इसमें ये एक्टिविटी होगी, ऐसा होगा। और निर्देश होता है कि जब मिडल में दिया जाता है, ठीक है, वो एक एक्टिविटी कैरी ऑन है और कोई मान लो कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं उसे दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, तो वो निर्देश होता है। अब आ जाते हैं हमारे मौखिक अभिव्यक्ति, यानी स्किल का
हम ओरल स्किल का कैसे डेवलपमेंट करें, यानी स्पीकिंग स्किल। ठीक है, अब स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए वक्ता के गुण क्या होते हैं? सबसे स्पीकर जो होता है उसके गुण हैं कि शुद्धता होनी चाहिए, वो जो भी बोले वो स्पष्ट बोले, सरलता होनी चाहिए, सरल वाक्यों का यूज़ करे। ठीक है, स्वाभाविकता उसकी झलकनी चाहिए, एक गति में वो बोले, ये नहीं कि ट्रेन की तरह भागा जा रहा है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब क्रम में बोले, ठीक है, प्रभाव हो, जो बोले उसका प्रभाव हो, बोलने में शिष्टता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, और भाषा ऐसी यूज़ करे कि जो वहाँ पे लोग हैं वो सारे उसको एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, जैसे आप दोस्तों के साथ जो भाषा यूज़ करते हो वो भाषा आप पब्लिक में यूज़ नहीं करते हो। संक्षिप्त में बोले, ये नहीं कि गाने गा की तरह ऐसे गा के ऐसे बोल रहा है। शॉर्ट में बोलो, संक्षिप्त में बोलो, सामने वाले के टाइम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अवसर के अनुकूल बोलना चाहिए। अब है कौन कौन सी विधियां हैं जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स को अच्छी इम्प्रूव करती हैं। तो उसमें आती है, पहले हमारी आती है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यही है स्पीकिंग स्किल, इसमें इम्प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि टीचर आपको पहले आप सुनोगे तो श्रवण स्किल होगी आपकी, और जब बोलोगे तो स्पीकिंग स्किल होगी। सस्वर वाचन से कविता का पाठ कर रहे हो आप, कहानी सुना रहे हो, चित्रों का वर्णन कर रहे हो, प्रश्नोत्तर विधि है हमारी, नाटक करके दिखा रहे हो, टेप रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, उससे भी बढ़ेगी स्पीकिंग स्किल। संवाद कर रहे हो, संवाद में क्या होता है, जब हम उचित हाव भाव का भी यूज़ करते हैं ना, पूरे अंग संचालन के करते हैं, तो वो होता है संवाद। वाद विवाद कर रहे हो, ठीक है, भाषण दे रहे हो, सार समरी बता रहे हो किसी चीज़ की, सार कथन कर रहे हो, मतलब अंत्याक्षरी खेल रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, ये मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें, ये सारे हमारे स्पीकिंग को बढ़ाने में मदद करती है। मतलब इम्पोर्टेंट है, जहाँ बच्चे को बोलने का मौका मिलेगा वहीं पे उसका जो है कौशल बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है कौन कौन से तत्व इसमें आवश्यक हैं कि यति का ध्यान रखना चाहिए। यति क्या होती है? जब आप कविता बोल रहे हो, गीत गा रहे हो, तो उन सबको पढ़ते समय ना थोड़ा विराम भी देना होता है। यूँ नहीं कि आप एकदम में ट्रेन की तरह लगे जा रहे हो और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको यति का ध्यान रखना होता है, विराम का। ठीक है, पोज देना बीच बीच में, गति का ध्यान रखना होता है, स्पीड आपको ध्यान रखनी है, उच्चारण का ध्यान रखना है, हाव भाव का ध्यान रखना है कि आपके हाव भाव मतलब एक्सप्रेशंस कैसे हैं, विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, आरोह अवरोह का ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको ऊपर जाना है, इंटोनेशन, आरोह और अवरोह, ये भी ध्यान रखने हैं। अब आ जाता है आपका पठन कौशल के कौन कौन से उद्देश्य हैं। पढ़ने के उद्देश्य हैं, यानी कि ये ग्रहण कर रहे हो, सॉरी इसमें आप क्या करोगे, अपना एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, ग्रहण तो आप दो चीज़ों से कर लिया आपने, सुनकर। अब पठन कौशल जो होता है हमारा, पठन कौशल क्या कहते हैं, देखो पठन कौशल से भी आपको ग्रहण करोगे और श्रवण कौशल से भी आप ग्रहण करोगे, लेकिन अभिव्यक्ति किससे करोगे, लिखकर या बोलकर। तो पठन कौशल से आपको ग्रहण करने की मिलेगी। तो इसमें आता है सबसे पहले इसके कुछ प्रक्रिया के कुछ सोपान होते हैं, यानी चरण होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, आँखों से देखना। आपके सामने कोई भी चीज़ आती है तो आप पहले उसे आँखों से देखते हो, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ फिर क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। आपके ज्ञानेंद्रियाँ मतलब सेंस ऑर्गन सक्रिय हो जाते हैं। तो जो प्राइमरी क्लासेस होती है उसके उस वहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग पे किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बाद में आती है, पहले प्रोनाउंसिएशन पे और रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले रीडिंग पे फोकस होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पे होता है। प्रत्यक्षीकरण के बाद होता है अर्थ ग्रहण करना और प्रयोग करना, कि आप उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, अर्थ ग्रहण करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसका प्रयोग भी कर रहे हो। तो ये इसके अंदर आएगा कि आपने फिर आता है आरंभिक स्तर पर शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। आरंभ का बिल्कुल स्तर है जो। अब शिक्षण विधियां हैं कि वर्ण विधि। वर्ण विधि क्या होती है, आपको क्या कहते हैं, स्वर आपने बच्चे को बताए। ठीक है, तो स्वर के बाद जो हमने बेसिकली सीखा, स्वर सिखाए,
फिर आप व्यंजन सिखा रहे हो, स्वर मतलब ए आ इ ई ये सब सिखा रहे हो, व्यंजन सिखा रहे हो क ख ग, फिर मात्रा सिखाते हो, फिर शब्द सिखाते हो, फिर वाक्य सिखाते हो। तो ये सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि को ज़्यादातर टीचर फॉलो करते हैं, हमने भी इसी विधि से सीखा है, ठीक है। और इसके बाद लेकिन जो कुछ लोग इसको ना, कुछ स्कॉलर इसको क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल मानते हैं कि ये बच्चे इसमें रट्टा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेनली हम इसी का यूज़ करते हैं। आपको पता है हमने हमेशा से कायदा पढ़ा है, उसके अंदर हमने देखा एप्पल होता है, ये बॉय होता है, या ये अनार होता है, ये आम होता है, ये मछली होती है। उसको बार बार उसका चित्र देखने के बाद, पढ़ने के बाद, फिर हम जब क्या करते हैं वो वर्ण हमारे दिमाग में आने लगते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आएगा। अब आ जाती है शब्द विधि। क्या होती है? शब्द विधि होती है जिसके अंदर पहले शब्दों से परिचय कराया जाता है, उसके बाद वर्णों से परिचय कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान देने के लिए अध्यापक क्या करती है? एक चित्र दिखाती है, चित्र दिखाया और नाम का उच्चारण करती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सामने क्या दिखाया है, एक आम दिखाया, मैंने बोला ये आम है, फ़ोटो दिखाई उसकी। एक मैंने एप्पल की फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा सेब है, ये सेब है। तो उसका चित्र दिखाकर उसका उच्चारण करेगी और छात्र क्या करते हैं? उसको रिपीट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। और फिर क्या होता है? चित्र से परिचित होने के बाद क्रमबद्ध तरीके से वर्णमाला, उसके बाद जब वो चित्रों से परिचित हो जाते हैं फिर उसे क्या सिखाई जाती है? वर्णमाला सिखाई जाती है। पहले शब्द सिखा दिया, वर्णमाला सिखाएंगे। तो कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक है तरीका। इसमें पूर्ण से अंश की तरफ जाया जाता है। पहले पूरे उनको पता है ये आम है, अब वो सीखेंगे आ, ठीक है। तो ज्ञात से जो उनको पहले से पता है कि ये कूलर होता है, ये घड़ी है, ये सारी चीज़ें वो अपने घर में देखते हैं, फिर उसके बाद वो वर्ण सीखते हैं। सरल से कठिन तो हम कह सकते हैं अनुकरण विधि और देखो और कहो विधि भी इसके अंतर्गत आती है। अब आ जाती है वाक्य विधि। तो वाक्य विधि में क्या होगा? पहले वाक्य होंगे, फिर शब्द सिखाया जाएगा, फिर वर्ण सिखाया जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही है शब्द विधि की तरह। क्या कहते हैं? पहले वाक्य पूरे बता दिए जाते हैं, फिर शब्द सिखाया जाता है, वर्ण। कहानी विधि कह सकते हैं हम, जिसमें कहानी सुना दी। अब है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि का मतलब है जो सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कल, छल, पल, फल, नल, इन सबको जिनकी सेम ध्वनियाँ हैं उनका अभ्यास कराया जाता है, उनको वाचन कराया जाता है, बुलवाया जाता है। लेकिन ये क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सेम जैसे हर वर्ण का तो हमें सेम क्या कहते हैं साउंड के वर्ड्स नहीं मिलते। और कई बार क्या बोलते हैं, अगर सेम साउंड के वर्ड्स की वजह से ना बच्चे निरर्थक वर्ड्स को भी लर्न कर लेते हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता। जैसे चाय के साथ वाय, शादी, वादी, वादी क्या, ये सारे ठीक है ना, ये सारे वो याद कर लेते हैं। कविता विधि मतलब कविता कह के बताना। फिर है सहचार्य या संगति विधि। ये होती है, ये मोंटेसरी ने दी थी। इसमें बोलते हैं, उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ नाउन कैन टीच। और इस विधि के अंदर संगति विधि में, सहचार्य विधि में केवल छोटी कक्षाओं के लिए इसमें सिर्फ नाउन के ज़रिए आपको पढ़ाया जाता है। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का नाम होता है। तो इसमें बालक जो होते हैं, उनको बालक की अनुभव सीमा में आने वाले जो बालक छोटे बच्चे हैं, अब उनको जिन जिन चीज़ों का अनुभव है, उन्होंने देखा है अपने घर में, आसपास में, तो उन चीज़ों की फ़ोटो एक कमरे में लटका दी जाती है दीवार पे, ठीक है। उनके नाम लिखे होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं, और फ़ोटो के साथ साथ और लेटर भी लिखे होते हैं। फिर क्या किया जाता है? अब जो सिमिलर कार्ड्स जो होते हैं वो वहाँ से उस रूम से वापस लिया है बच्चों को। वापस लाने के बाद जो उसी तरीके के कार्ड्स जो होते हैं वो एक रूम में लगाए जाते हैं और बच्चों को बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि इसका क्या नाम था, आप अभी देख के आए हो, इस पर क्या वर्ड लिखा हुआ था। अब है कि जो संयुक्त विधि क्या होती है, जब हम बहुत सारी विधियों को कंबाइन कर लेते हैं तो वो संयुक्त विधि हो जाती है। अब कविता विधि, ये कविता के माध्यम से कराना। अब आ जाता है हमारा पठन प्रक्रिया। पढ़ने की प्रक्रिया कैसी होती है? पढ़ने की प्रक्रिया होती है दो टाइप की। एक होती है सस्वर वाचन,
एक होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन में होता है कि इसके अंदर आप, अभी भी बताया था मैंने, स्वर सहित पढ़ते हुए, आप स्वर के साथ पढ़ रहे हो, मतलब अर्थ ग्रहण करते हुए आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, पहले आपने पढ़ा, आदर्श वाचन, अनुकरण किया, टीचर के पीछे पीछे बोला, उसका मतलब भी समझ रहे हो। व्यक्तिगत और ये व्यक्तिगत भी हो सकता है या सामूहिक रूप से भी हो सकता है। अगर आप छोटी क्लास में हो, दूसरी क्लास तक के बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, सामूहिक वाचन कराओगे। नहीं तो एक सिंगल, जब बड़ी क्लास में हो जाओगे तो आप व्यक्तिगत वाचन करोगे। तो इसके अंदर क्या है, एक गुड रीडर्स की सारी जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश होगी। आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी, स्पीड सही होगी, हर चीज़ आप इसमें सीखोगे। अब जो मौन वाचन जो होता है, मौन वाचन में दो होते हैं, एक तो गहन और एक द्रुत। द्रुत में होगा कि गहन में तो होगा जैसे गहनता और सूक्ष्मता, जैसे एडिटोरियल होते हैं। अब हर किसी को मौन वाचन मतलब बिना बोले पढ़ना। अब मौन वाचन में क्या होगा, एडिटोरियल हर किसी की समझ में नहीं आते, इंटेंसिव स्टडी होती है या जो लेसन होते हैं वो समझ में नहीं आते। ठीक है, और द्रुत होते हैं जिसमें तीव्र गति में, जैसे स्टोरी बुक्स होती है, ठीक है, उसको हर कोई पढ़ लेता है जल्दी से। तो मौन में क्या होता है, शांतिपूर्वक ग्रहण करते हैं, मोर यूज़फुल होता है, लेकिन इसका हम यूज़ बाद में करते हैं। लेकिन प्राइमरी क्लासेस में हमें पहले स्वस्वर वाचन का होना होता है। अगर हम कहते हैं उन्हें मौन वाचन का करो, तो उन्हें तो अभी ढंग से पढ़ना ही नहीं आता, वो गलती करेंगे और फिर वो उनकी क्या कहते हैं, गलतियाँ ठीक नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मौन वाचन का हम प्राइमरी में यूज़ नहीं करेंगे। तो अब है लेखन कौशल। लेखन कौशल जो होता है, मोंटेसरी और फ्रोबेल। मोंटेसरी ने बोला कि बच्चों को पहले लिखना सिखाओ और बाद में पढ़ना सिखाओ, लेकिन मोंटेसरी की बात हम फॉलो नहीं करते इंडिया में। हम बात मानते फ्रोबेल की, जिन्होंने बोला कि सबसे पहले बच्चों को रीडिंग सिखाओ, बाद में उन्हें राइटिंग सिखाओ। तो अब एक कक्षा की दीवारें जो होती हैं, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि वो जो फर्श है उससे 2 फीट फर्श से 2 फीट ऊंचे पर ब्लैक बोर्ड होना चाहिए आपका, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी है, और वहाँ कलरफुल चार्ट्स होने चाहिए क्लास में। कलरफुल चॉक्स का आपको यूज़ करना चाहिए। अब विधियाँ हैं, क्या कहते हैं, आपके लिखने के लिए सार्थक रेखाएं खींचना। जो भी आप रेखाएं खींचेंगे वो सार्थक होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। खंडश में होगा पहले पूरे वर्ण को पार्ट में डिवाइड करके दिखाना। ये नहीं कि अभी छोटे बच्चे आप पूरा का पूरा वर्ड एकदम में लिख रहे हो, पहले उनको बताओ कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, धीरे धीरे खंड में। ठीक है, अब रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि में क्या होगा कि इसके अंदर क्या करेगा, टीचर जो है ना डॉट डॉट करके लिख देता है। अब जैसे हम भी अपने हमारे टीचर ने भी कराया था, डॉट डॉट कर देते हैं, फिर हम उसके ऊपर अपनी पेंसिल फेर के उसे पूरा करते हैं, हाथ पकड़ कर भी लिखवाते हैं। अब आ जाता है मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी ने क्या किया था, प्लास्टिक के और लकड़ी के गत्ते से बने वर्ण लिए थे और उनके ऊपर जो था जो उंगली फेरने का अभ्यास कराया जाता था, और देन यूज़ ऑफ पेंसिल, और बाद में पेंसिल से लिखवाया जाता था। पहले उनकी उंगली में ना वो उनको वर्ड्स को बनाने की है ना, वो क्या कहते हैं, लेटर्स को बनाने की वो हैबिट उनको पड़ जाती थी, फिर बाद में पेंसिल से वो अच्छे से लिख पाते थे। अब है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि कौन सी है। उन्होंने क्या किया, लकड़ी और प्लास्टिक आदि से बने टुकड़ों को क्या किया, संकलित इकट्ठा किया उन्होंने, लकड़ी और प्लास्टिक के टुकड़ों को। और उन्होंने बालक क्या करते हैं, पहले वर्ण देखते हैं कि कौन सा वर्ण है। ठीक है, जैसे वर्ण देखने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स को ना, जो टुकड़े होते हैं उनको ढूंढ के वैसा वर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो अ है, अल्फ़ाबेट जो है रख दिया सामने कि आपको अ बनाना है, तो अब छोटे छोटे टुकड़े हैं, अब उन टुकड़ों को क्या करेंगे, हम पूरा जोड़ेंगे ढूंढ के और फिर वैसा वर्ण बना देंगे। तो ये क्या है, तो इसमें पहले सरल वर्ण जो हैं उनको सिखाए जाते हैं।
अब चित्र विधि मतलब चित्र के माध्यम से आप सिखाएंगे हैं, ठीक है। अब है परंपरागत विधि। परंपरागत विधि में क्या था, पहले स्वर सिखाएंगे, फिर व्यंजन, मात्रा, शब्द और बाद में वाक्य है। अब है समान आकृति समूह में क्या होगा, जो सेम जैसे वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन्हें एक साथ सिखाना। आ ओ है ये, जैसे ये सारे। तुलना में है कि आप जैसे मान लो हिंदी पढ़ा रहे हो, आप संस्कृत भी पढ़ाते हो, बच्चे जानते हैं, तो आप उससे मदद लेके पढ़ाओ। या आपने जैसे देखा होगा जब हम संस्कृत पढ़ते थे स्कूल में, तो हिंदी से हेल्प मिलती थी हमें संस्कृत पढ़ने में। अब है जेकासर विधि क्या होती है, इसके अंदर पूरा वाक्य प्रस्तुत कर दिया जाता है। पूरा वाक्य सुनने के बाद बच्चे क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। लिखने के बाद ओरिजिनल जो वाक्य है उससे कंपैरिजन किया जाता है कि क्या जो पूरी लाइन बोली है उन्होंने ढंग से वैसा ही लिखा या नहीं लिखा, तो इसमें मेमोराइजेशन उनका देखा जाता है। अब है नव साक्षर लेखन। नव साक्षर लेखन मतलब जो जिन्होंने अभी अभी पढ़ने लिखने सीखने आए हैं, तो उसमें अडल्ट एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं लोगों के व्यवसाय से संबंधित वर्ड्स को हम उन्हें लिखना सिखाते हैं। जैसे अगर कोई किसान है तो हम लकड़ी, तरबूज, गाय आदि इनको लिखना सिखाएंगे। कोई दुकानदार है तो वैसी चीज़ें सिखाएंगे, तो ये आती है। अब जो लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, लेखन के प्रकार में आता है सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और शुद्धलेख। तो सुलेख क्या होती है, इसमें कन्फ्यूज़न होती है सबको। सुलेख का मतलब होता है इन चारों में, सुलेख का मतलब है सुंदर लेख लिखना। जो भी कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उससे आशा की जाती है कि वो उस जो लेख होगा उसका सुलेख होगा, कि वो सब पढ़ सकें उसे अच्छी तरीके से। तो इसमें है कि अनुपात जो है, जो वर्ण और मात्राओं का आकार ठीक होना चाहिए, और जो पाई होनी चाहिए, पाई मतलब कि जो पाई मतलब जो उसका जो डंडा होना चाहिए ना, वो स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है आपको, ठीक है। तो वो पाई होती है। ये शिरोरेखा मतलब ऊपर की लाइन, जैसे ऊपर की लाइन जहाँ पे लगेगी वहाँ लाइन लगाओ। मात्राओं का योग आपको देखना है, उचित धुरी का ध्यान रखना है। उचित हाशिए का मतलब स्पेस का ध्यान, साइड में बॉर्डर का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाशिया खींचा नहीं खींचा। जैसे जो पेपर में लिखते हैं तो बनाते हैं ना, यहाँ पे एक स्केल की यहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लाइन खींचते फिर बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो वो हाशिया होता है। गति का ध्यान रखते हैं, ये नहीं कि लेके बैठे हैं, स्पीड भी होनी चाहिए। और अनुच्छेदों में विभाजन भी, कि अलग अलग चीज़ के लिए आप अलग अलग व्यूज़ के लिए अलग अलग पैराग्राफ का भी यूज़ करें, ये भी आपको आना चाहिए। अब आ जाता है टीचर को ध्यान देना। अब टीचर को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कि बच्चे के बैठने का आसन ठीक हो, वो ढंग से बैठे, ज़मीन पर उनके पैर रखे रहने चाहिए, घुटने उनके 90 डिग्री का एंगल बनाए, बैकबोन उनकी बिल्कुल स्ट्रेट हो, और जो उनकी नोटबुक होती है जिस पे वो लिखेंगे वो 1 फीट आँखों से 1 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। अब है लेखनी पकड़ने का ढंग कैसा होना चाहिए। लेखनी पकड़ने का ढंग है, जो कलम जो है वो अंगूठे और मध्यम उंगली के बीच में, और तर्जनी उंगली लेखनी के ऊपर होनी चाहिए। पेंसिल जो है वो 54 डिग्री पर पकड़ी होनी चाहिए, और निब से 2 सेंटीमीटर ऊपर से पकड़ना होना चाहिए। अब लेखनी की जो सामग्री के जो भी चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेज़र चाहिए, ठीक है, शार्पनर चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेखन चक्र की अवधि का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप लंबा लंबा लेखन का काम बच्चे को दे रहे हो, अगर बच्चे की उम्र छोटी है तो आपको काम भी उन्हें कम देना है। अब लिखने का जो क्रम है, वो लिखने के क्रम में पहले आपको बोल्ड लेटर्स, बड़े लेटर सिखाने हैं, फिर छोटे लेटर सिखाने हैं। पहले सिंपल लेटर सिखाने हैं, फिर डिफ़िकल्ट लेटर सिखाने हैं। अब आ जाता है कि जिस शब्द को थोड़े प्रयत्न से लिखा जा सकता है उसे आप पहले सिखाओ, बाद में दूसरा सिखाओ, ठीक है। जैसे अ है जैसे ट है, ट को आराम से लिखा जा सकता है, ना कि श्र से। तो श्र को बाद में सिखाओ, ट को पहले सिखाओ। अब आते हैं कि अनुलेख क्या होता है। अनुलेख का मतलब होता है किसी भी आदर्श लिखाई, मतलब आदर्श लिखाई का वैसा जब आप कॉपी करते हो तो वो होता है हमारा अनुलेख, मतलब उसकी नकल करना। जैसे मान लो टीचर ने जैसा लिख दिया सेम टू सेम, जैसे टीचर ने वर्णों का जो बनावट बनाई है वैसा का वैसा आप लिख रहे हो हैं, तो वो क्या हो गया, या टीचर या किसी भी इंसान का हो सकता है,
तो उसका आप डिट्टो कॉपी कर रहे हो तो वो अनुलेख होती है। अनुलेख को हम अनुलिपि भी कहते हैं। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराया जा सकता है और इसका लक्ष्य भी सुलेख ही होता है कि बच्चा साफ साफ लिखना सीखे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब है प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है? अनुलेख का ही दूसरा रूप होता है, लेकिन अनुलेख में प्रतिलेख में क्या करेंगे हम, टेक्स्ट बुक जो होती है हमारी, या जो फ़ॉन्ट या जितनी भी चीज़ें टेक्स्ट बुक में होती है ना, या कोई लेटर है, इन सब को देखकर स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस करता है बिल्कुल वैसे ही लिखने की। शुद्धता भी होती है और इसमें अगर गलती होती है तो उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर ठीक कराया जाता है। अब है श्रुतलेख। क्या होते हैं? श्रुतलेख का मतलब डिक्टेशन होती है कि वर्तनी सिर्फ लिखना ही नहीं आना चाहिए बल्कि सही लिखना भी आना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए लिखने में। तो डिक्टेशन टाइम टाइम पे लेना, ठीक है, जिससे कि अशुद्धियाँ प्राथमिक स्तर से ही कर देनी चाहिए, जिससे कि अभी भी जो है लोगों को हिंदी लिखनी नहीं आती है। मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि मुझे पूरे अच्छे तरीके से आती है, तो अभी भी हम गलती करते हैं क्योंकि हमारा जो बेस ही ऐसा था। अब है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण क्या होता है? इसमें तथ्य और विचारों का सर्वमान्य भाषा के, देखो गद्य शिक्षण होते हैं और पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण होते हैं जिसमें कविता आती है, और गद्य शिक्षण जैसे निबंध, एकांकी, ये सारी चीज़ें आती है गद्य शिक्षण में। तो गद्य शिक्षण जो होते हैं उसमें जो भी तथ्य और जो विचार जो होते हैं उनको सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा का वैसा प्रस्तुत किया जाता है। ये जीवन की वास्तविकता को बताते हैं। इसमें पढ़ने की गति, शब्दों का उच्चारण, शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए, व्याख्या करनी आनी चाहिए, विचारों का विश्लेषण जो हम करते हैं। क्योंकि मेन जो बोले ना वो गद्य शिक्षण होता है, क्योंकि पद्य शिक्षण, कविता और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए कविता समझने में टाइम लगता है, लेकिन वो गद्य को जब भी समझ जाता है। गद्य शिक्षण के 3 अंग होते हैं: वाचन, व्याख्या और विचारों का विश्लेषण करना। वाचन क्या होता है? वाचन में आते हैं हमारे आदर्श, अनुकरण और मौन वाचन। आदर्श वाचन क्या होता है? जो टीचर करता है, टीचर कुछ अंशों को पढ़ता है और बाद में जो विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो अनुकरण तो आदर्श वाचन में क्या होता है? टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों की उंगली भी उस शब्द पर है या नहीं है, बच्चे सुन रहे हैं, उंगली रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। और टीचर को अर्थ, उस चीज़ का मतलब अर्थ बताने से ज़्यादा व्याख्या करने से पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पढ़ने पर और ये देखने पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सुन रहे हैं, उंगली रख रहे हैं, उस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन अनुकरण के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब जो टीचर आदर्श वाचन करता है, बच्चे उनको रिपीट करते हैं, तो वो अनुकरण वाचन हो गया। ठीक है, अब इसमें विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला स्वर वाचन जो टीचर के पीछे पीछे बोलेंगे वो अनुकरण वाचन है। अब पहली से दूसरी कक्षा तक हम सामूहिक रूप से कराते हैं, बाद में हम व्यक्तिगत भी करा सकते हैं कि आप खड़े हो और आप पढ़ो, इसको पढ़ के दिखाओ। ठीक है, तो ये अनुकरण हो जाएगा। अब इसके अंदर है, और मौन वाचन क्या होता है? मौन वाचन जो है, टीचर को मौन वाचन कराने से पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे देनी चाहिए कि आपको इतना टाइम दिया गया है, ना कि बच्चे यूँ ही लेके बैठे और यूँ टाइम पास करें। आप बता दो कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो, क्या क्या आपने गहन अध्ययन किया, तो वो मौन वाचन सब। ठीक है, अब आ जाता है इसमें व्याख्या क्या होती है। वाचन कर लिया, व्याख्या करेंगे। व्याख्या में अब जो भी हमने शब्दों के अर्थ बताना, उनकी व्याख्या बताना, भाषा के क्या कौशल हैं, विकास क्या है, उसमें व्याकरण क्या क्या ही है, शब्दों की प्रकृति क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये सब बताना। अब शब्दार्थ जो उसमें आए होंगे उसको स्पष्ट करने के लिए हम अलग अलग जो मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमने पर्यायवाची लिया है, विपरीत बता रहे हैं, उसका अर्थ का विस्तार कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, अभिनय करके दिखा रहे हैं कि बच्चा मतलब समझ जाए इसका, वाक्य का प्रयोग करके दिखा रहे हैं, वैसी प्रतिमूर्ति करके दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं, उसकी संधि में टुकड़ों में बांट के दिखा रहे हैं। उपसर्ग है, व्युत्पत्ति की, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये बता रहे हैं, व्याकरण बता रहे हैं,
समास बता रहे हैं, शब्दों को जोड़कर उसका मतलब बता रहे हैं। उद्बोधन से भी हम सिखाते हैं। उद्बोधन मतलब अलग कोई ऐसे ट्रिक का यूज़ करना जिससे बच्चे जो हैं गलत जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मतलब बच्चों से निकलवा लेना, इसमें उनकी सेल्फ लर्निंग होती है। अब है मुहावरे, लोकोक्तियों की व्याख्या करना, वाक्यों की व्याख्या करना और सूक्तियों की व्याख्या करना। सूक्तियाँ क्या होती है, जो अमर वचन जो किसी लेखक ने या कवि ने कहे हैं उसको हम सूक्ति कहते हैं। अब है हमारा विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में क्या किया जाता है, पहले आपने वाचन करा लिया, व्याख्या हो गई, अब होगा विचार विश्लेषण। इसके अंदर WH फैमिली के मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं, विचारों का आदान प्रदान, उनका विश्लेषण जो इसमें होगा। अब है गद्य की विधाएं कौन सी हैं, ठीक है, वो अब अंग तो आपने पढ़ लिया, विधाएं कौन सी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं गद्य में। तो कहानी शामिल होती है, निबंध शामिल होता है, जो निबंध होता है उसको गद्य की कसौटी कहा जाता है। इसके अंदर व्याकरण की त्रुटि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, भली भांति बांध कर इसको लिखा होना चाहिए, व्याकरण सही होनी चाहिए, ठीक है। अधिक से इसके अंदर कम शब्दों का यूज़ कर ज़्यादा से ज़्यादा विचार को व्यक्त करना। इसमें इंट्रोडक्शन जैसे अंग होते हैं, जैसे भूमि इंट्रोडक्शन होता है, मध्य भाग होता है, और परिणाम उपसंहार में परिणाम लिखा जाता है, सार लिखा जाता है उसका। अब निबंध जो होते हैं, अब एकांकी भी होती है। एकांकी क्या होती है, जीवन की एक घटना या संवेदना के ऊपर होती है, ये हद मार के 1 घंटे की होती है। इसमें कौतूहल और जिज्ञासा जो होती है वो स्टार्टिंग से ही होती है। कोई भी एक ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसको एकांकी के तौर पे बताना। इसमें 2 विरोधी पात्र होते हैं, छोटा आकार होता है, मनोरंजन बहुत ज़्यादा होता है। अभिनय जो इस पे करके दिखाते हैं वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। जीवनी क्या होती है, केवल उस व्यक्ति से जुड़ी बातें लिखना, ठीक है। ये वो इंसान खुद नहीं लिख रहा, वो कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है। मान लो मेरे जीवन की कहानी है, सिर्फ मेरे से रिलेटेड है, लेकिन मैं खुद ना लिख के एक सामने राइटर को बता रही हूँ और वो राइटर उन सबको लिख रहा है, तो होती है जीवनी। और आत्मकथा क्या है, अगर मैं अपनी कहानी खुद ही लिखूं तो वो आत्मकथा होगी। संस्मरण क्या होता है, जो मेरी याददाश्त है, स्मृति है, उसके आधार पर मैं विषय का या व्यक्तियों का क्या कर रही हूँ, एक संबंध लिख रही हूँ अपनी पूरी स्टोरी की, उस विषय के बारे में, ठीक है। तो ये उसमें संस्मरण में आएगा। यात्रा वर्णन मतलब कि कहीं गए हैं और उसका वर्णन कर दो। अब आ जाता है कविता शिक्षण। कविता शिक्षण मतलब हमारा पद्य होता है, ये इसको हम कहते हैं हृदय की मुक्ति जो है वो हमें इसी से मिलती है। अब क्योंकि जो हमारी जो वो होती है, पोयम होती है, कविता होती हैं, ये हमें हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक भाव होता है कि आत्मा से जुड़ा होता है, हमारी बुद्धि और कल्पना से जुड़ा होता है कि लेखक क्या सोचता है, कवि क्या सोच रहा है, और कला से जुड़ा होता है, शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसके बारे में बताया। अब जो पद्य के जो अंग होते हैं, इसके 4 अंग होते हैं, ठीक है। गद्य के अंग पढ़े आपने, गद्य के अंग अभी हमने कराए हैं कि वाचन है, व्याख्या और विचार विश्लेषण। और पद्य के अंग होंगे सस्वर वाचन, की जैसा कविता पढ़ाई जा रही है वैसा का वैसा पढ़ रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं उसकी, फिर जो भाव हैं उनको विश्लेषण किया जा रहा है कि कवि क्या कहना चाहता है। फिर सराहना में मतलब कि भाव पक्ष, यानी भाव पक्ष उसकी भाव वही ग्रहण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं जो कवि कहना चाह रहा है, उसकी आत्मा जो होते हैं उसके भाव होते हैं। और कला पक्ष में आएगा उसका श्रृंगार, कि उसकी सुंदरता, कि उसमें अलंकार क्या है, उसमें छंद क्या है, उसमें समास क्या है, इन सब चीज़ों को देखना। तो अब जो सस्वर वाचन में कि आप राग के अनुसार, पूरा भाव के अनुसार अपने शरीर के अंगों से व्याख्या करते हुए इन सब का भी यूज़ करेंगे, आप बच्चों को भी करानी है। अब है पाठ योजना। पाठ योजना में आएगा, इस प्रक्रिया में जो छात्र होते हैं, छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है और जो मानसिक योग्यता का अनुमान लगाना पड़ता है, पूर्व ज्ञान का और मानसिक योग्यता का अनुमान लगाना पड़ता है, जिससे उसे बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप की पाठ योजना तैयार करनी है, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप करनी है। तो पाठ योजना के उद्देश्य, विषय वस्तु सब क्या होते हैं,
वो व्यवस्थित होते हैं। पाठ योजना आपको याद रखना साधन है, साध्य नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया था, साधन का मतलब है क्या कहते हैं, उस चीज़ को करवाने में मदद कर रहे हैं। जैसे निबंध, स्टोरी, पत्र, ये जितने भी हैं साधन हैं, और हम उससे जो चीज़ उन्हें सिखाना चाह रहे हैं वो साध्य है। ठीक है, कि व्याकरण सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वो साध्य है। पाठ योजना 3 प्रकार की होती हैं। एक हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, एक मॉरिसन ने दी थी और एक ब्लूम ने दी थी। जो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है पाठ्य वस्तु पर ही सिर्फ सब्जेक्ट जो पढ़ाना है उस पर फोकस किया, मॉरिसन ने सिर्फ यूनिट्स पर फोकस किया, तो इन दोनों की जो है वो रिजेक्ट हो गई। हमारे यहाँ ब्लूम की पाठ्य योजना लेसन प्लानिंग चलती है, जो कि मूल्यांकन के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें उद्देश्य होते हैं, अधिगम का अनुभव होता है, मूल्यांकन होता है। अब इसके अंग क्या है? अंग है इसके सामान्य जानकारी। सबसे पहले तो सामान्य जानकारी लिखी जाती है कि टीचर का क्या नाम है, कक्षा क्या है, आयु क्या है, विषय कौन सा है, कौन सा पीरियड है, कालांश मतलब पीरियड है, तिथि क्या है, विभाग कौन सा है, टोटल संख्या कितनी है बच्चों की, उपविषय कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हो, कितनी देर का जो है पीरियड, कितने मिनट का है आपका। अब है उद्देश्य। उसके बाद उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य हमारे 2 होंगे। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे कि जो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य हैं जो कि एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, जो काफ़ी सालों बाद उस विषय को पढ़कर उसके व्यक्तित्व में दिखते हैं लोगों के। लेकिन जो विशिष्ट और व्यवहारगत उद्देश्य जिसे हमें कहते हैं, जो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ही बच्चों में दिख जाएंगे हैं, ठीक है, जिसका मूल्यांकन हम करेंगे, वो होते हैं हमारे व्यवहारगत उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो उद्देश्य जो होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, छात्र की आयु के अनुरूप होने चाहिए। अब आते हैं कि जो सभी उद्देश्यों को लेकर जितने भी आप उद्देश्य लिखोगे, ठीक है, आपने स्पेसिफिक उद्देश्य जितने भी लिखे हैं, उन उद्देश्यों को लेकर आपको जो प्रेजेंटेशन करनी होगी, जो बाद में जो प्रेजेंटेशन होगी, उनसे रिलेटेड एक एक एक्टिविटी आपको ज़रूर करानी है, और हर उद्देश्य का आपका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, बच्चे को वो परिवर्तन आप जो चाह रहे थे वो आया या नहीं आया। सिर्फ उद्देश्य लिखने से काम नहीं होगा, आपको उसका परिवर्तन भी देखना है, आया या नहीं आया। उद्देश्य लिखने के बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे कि कौन कौन सी सामग्री का आप यूज़ करेंगे जिससे अपने लेसन को पढ़ाने के लिए। जो सहायक सामग्री होनी चाहिए वो बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, आप खुद बनाओ, सस्ती होनी चाहिए और स्वाभाविकता होनी चाहिए, उस टॉपिक से, बच्चे की एज से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। और उस सहायक सामग्री के जो स्पष्ट बिंदु के जो उद्देश्य हैं आपको वो स्पष्ट करे, ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते इतनी महंगी महंगी खरीद के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो कहते हैं ना, वेस्ट से आपको यूज़ करके कुछ बनाना है जो उद्देश्य को आपके पूरा करे। पूर्व ज्ञान, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे सहायक सामग्री लिख दी, फिर हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में आपको संबंध होना चाहिए कि आप देखेंगे बच्चा का पूर्व ज्ञान ये है, ठीक है, और जो मैं नया ये पढ़ाऊँगी, तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने से संबंधित कोई एक्टिविटी लिख सकते हैं आप, हैं कोई क्रिया लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ लिखेंगे, क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब प्रस्तावना करेंगे, या पूर्व ज्ञान में आप ये लिख देंगे कि कम से कम बच्चों को इतना पता है, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या करेंगे, जो आपका पूर्व ज्ञान है, आपको लगता है कम से कम बच्चों को इतना पता होगा, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर आप नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे, ठीक है। आप क्या कहते हैं, जिससे छात्रों में उत्सुकता हो, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, छोटी सी स्टोरी बता के आप उनका नवीन ज्ञान जोड़ सकते हैं, पूर्व से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी छोटी सी करा सकते हैं जिससे कि पढ़ने में उनकी रुचि बढ़े, ठीक है, और इसके माध्यम से आप अपनी बात कहेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। अब जो ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ले कि प्रस्तावना में टाइम ख़राब कर दिया, एक शॉर्ट टाइम के लिए होनी चाहिए। बौद्धिक प्रश्न होने चाहिए, ऐसा ना हो बिल्कुल नीरस नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य कथन ऐसी होनी चाहिए कि आखिरी का क्वेश्चन उसमें ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉब्लमेटिक लेके जाए, जिसकी मदद से आप अपना उद्देश्य का कथन कर सको। आखिरी क्वेश्चन उसका प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। फिर उद्देश्य कथन क्या करोगे, जो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपने इसमें लिया प्रस्तावना में, ठीक है, कि ऐसा क्यों, ठीक है, तो
तो आप उस क्यों का आंसर इसमें उद्देश्य कथन में देंगे कि आज हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और ये बात बोलते ही आपको जो टाइटल है वो आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। कई बार क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो उद्देश्य कथन बोल देते हैं, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर टाइटल नहीं लिखा होता। आपको विषय भी लिखना है कौन सा पढ़ा रहे हैं, उप विषय भी लिखना है कि उप विषय में आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, डेट लिखी होनी चाहिए, दिन लिखा होना चाहिए कौन सा है, टोटल बच्चे कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने, सब लिखे होने चाहिए। अब ये प्रस्तुतिकरण करना है। आप उद्देश्य बताने के बाद, कई बार तो टीचर उद्देश्य भी बताना भूल जाते हैं। उद्देश्य आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि बच्चों को पता तो होना चाहिए कि आज हम करने क्या वाले हैं, बस क्योंकि पूरा पीरियड चला जाता है, ये पता ही नहीं होता कि आज हमने किया क्या है। फिर आपको प्रेजेंटेशन करनी है। प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, जितने भी आपने उद्देश्य बनाए थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य, उन सब को आपने क्या करना है, एक्टिविटी उनकी होनी चाहिए और हर उद्देश्य को पूरा करना है, ठीक है। और उनका साथ साथ आप असेसमेंट भी, आकलन भी करेंगे कि बच्चों को कितना आ रहा है। फिर आपको एक बार चैप्टर वो करा के अपने, फिर उसका रिपीटिशन करानी है, पुनरावृत्ति करानी ज़रूर है कि आज हमने ये पढ़ा है। उसके बाद आपको क्या करना है, गृह कार्य देना है। गृह कार्य में होना चाहिए वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जो आपने पढ़ाया है। उसमें कोई एक्टिविटी दो, कुछ विकासात्मक दो, कुछ रुचि हो, मनोरंजन हो, सृजनात्मकता कुछ करें, वो नया कुछ विचार आए। तो कोठारी आयोग ने बोला था कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पर्यवेक्षण रीढ़ के समान है। तो ये जो प्लानिंग है वो रीढ़ के समान है। अब जो है विधियाँ कौन सी हैं, अब इसके हिंदी शिक्षण में विधियाँ अलग अलग हैं, जैसे गीत और अभिनय की विधि, शब्दार्थ कथन करने की विधि, प्रश्नोत्तर की विधि है, व्याख्या की विधि है। व्याख्या की विधि जो है उसमें पहले आ जाता है हमारा व्यास, तुलनात्मक और समीक्षा विधि। व्यास विधि होती है जिसमें उच्च श्रेणी के जो भाव होते हैं कविताओं के, बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी के भावों को बताया जाता है। तुलना में क्या किया जाता है, कंपैरिजन कराया जाता है। और समीक्षा तो बड़ी क्लासों के लिए होती है कि उसके अंदर हम क्या करेंगे क्या कहते हैं, आलोचना और ये सारी चीज़ों के बारे में करेंगे, वो होती है समीक्षा, यूनिवर्सिटी लेवल। अर्थकथन विधि मतलब गद्यांश को आप पढ़ा रहे हो, कठिन शब्दों को बता रहे हो, सरलार्थ बता रहे हो, उसका स्पष्ट कर रहे हो, ठीक है। इसमें मेन रोल जो है अर्थकथन में टीचर का होता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर चाइल्ड एक्टिविटी को अगर हम यूज़ कर ले तो हम इसे भी चाइल्ड सेंटर्ड बना सकते हैं। अब ये बहुत सारी विधियाँ, संयुक्त और मिश्रित विधि, कई विधियों का यूज़ करना, मौखिक कहानी बताना, चित्र प्रदर्शन करना, अधूरी कहानी को पूरी करने के लिए कह सकते हैं हम। वाचन प्रणाली के लिए वाचन प्रणाली हो सकती है, गहन अध्ययन करा सकते हैं, इंटेंसिव, गहन मतलब इंटेंसिव करा सकते हैं। और आदर्श नाटक करा सकते हैं, पात्रानुकाल वाचन करने के कह सकते हैं कि ये आपका पात्र है, आप इसके ऊपर वाचन करो। कक्षा में अभिनय करा सकते हैं, रंगमंच करा सकते हैं, प्रयोग और यंत्र विधि हो सकती है, चित्र का वर्णन करने के लिए कह सकते हैं, भाषा का यंत्र यूज़ कर सकते हैं। उद्बोधन मैंने आपको बताया था ना कि आपको बच्चे से ही क्या निकलवाना है, उस डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग निकलवाना है। तो उसके लिए आप कोई प्रश्न पूछ सकते हो, कोई सामग्री दिखा दी, कुछ भी करके आप उनसे वो उस चीज़ का अर्थ निकलवाओगे, ठीक है। रूपरेखा, सूत्र बताना, अनुकरण मतलब पीछे पीछे बोलना, शब्द प्रधान है, प्रवचन दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, परामर्श दे रहे हो किसी को, मंत्रणा, ठीक है। स्वाध्याय विधि भी है, इसके अंदर आप सेल्फ स्टडी का मौका बच्चे को मिल रहा है, वाद कर रहे हैं, तर्क बता रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। और समवाय विधि क्या होती है, रचना की प्रगतिशील विधि होती है। इसके अंदर क्या होती है, गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनी, आत्मकथा एटसेट्रा, इन सब को, और व्याकरण, इतिहास, भूगोल, सभी विषयों का संबंध जो है जोड़ते हैं। छात्रों से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, उनका उत्तर उन्हें एक रचना के रूप में देना होता है। मतलब कि एक रचना करवाई जाती है, उनसे कोई भी एक टॉपिक बता दिया, सिचुएशन बता दी, और बच्चे उस पर एक रचना करेंगे। वो करके भी दिखा सकते हैं, वो लिख के भी दिखा सकते हैं। आगमन, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि,
अव्यकृत मतलब लेखों की रचना पढ़ना, कि आप अलग अलग लेखों की रचना पढ़ रहे हैं, उसमें शुद्ध मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, अपनी ग्रामर को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इसमें विधियां हैं। तो ये है आपका पूरा क्या कहते हैं, पूरा हिंदी मैंने आपको करा दिया है। बाकी ग्रामर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।